Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to explain everything to you using a PowerPoint presentation. And thank you for 100 subscribers. And I set a target और मैंने टारगेट सेट करा था कि 100 सब्सक्राइबर्स होंगे और वो हो गए थे उसी दिन ही, तो उसके लिए थैंक यू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 NCERT सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3 के चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट को। इस चैप्टर के ऊपर एक पार्ट हमने पहले बना दिया है, यह दूसरा पार्ट है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोली जाएगी, समझाई जाएगी। द टेक्स्ट इज़ रिटन इन इंग्लिश। जो टेक्स्ट है उसको इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि आंसर्स आपको इंग्लिश में लिखने हैं और समझाने के लिए मैं हिंदी का भी यूज़ करूँगा। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कि हु एम आई। सो मैंने अपने बारे में आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया। सो बेसिकली माई नेम इज़ यतिन एंड आई एम 21 years old and I am from Haryana. These are my basic educational details, and if you want to go through it, you can go through it after the video. So let us move to the topic of the chapter. So जहाँ से हमने लीव किया था उससे अगले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है द रोल ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के क्या क्या भूमिका है, संसद क्या भूमिका निभाता है, और फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य हैं, एक संसद क्या क्या काम करती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट बनती कैसे है। पहले ये समझना जरूरी है कि एक कंट्री है लाइक इंडिया विच इज़ अ वेरी बिग कंट्री जोग्राफिकली। आप इस मैप में देख सकते हैं कि इंडिया, ये मैप मैं पेन से यूज़ कर रहा हूँ, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर से हमें कुछ फ्यू मेंबर्स को पार्लियामेंट में पहुँचाना है। हर व्यक्ति तो पार्लियामेंट में नहीं पहुँच सकता। एवरी पर्सन कैनॉट गो टू द पार्लियामेंट। सो फॉर दैट पर्पज what we do that we divide our country into different constituencies. Constituency क्या होती है? Constituency is an area from which someone is elected as a representative in a parliament. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कोई व्यक्ति चुनकर पार्लियामेंट में जाकर अपनी सीट ग्रहण करता है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डिसीजन लेने में मदद करता है और पूरे देश के लिए भी। सो एक कंट्री होती है, उसको हम डिफरेंट बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं। सो इस मैप में जो आप देख रहे हो ये इंडिया की है, इंडिया का है, और इसमें जितने भी आपको डॉट्स और छोटे छोटे ये एरियाज दिख रहे हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब इन कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इलेक्शंस करवाते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्शंस, और उन इलेक्शंस में पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फाइट एंड कंटेस्ट, और उनमें से कोई एक व्यक्ति विनर होता है और वह व्यक्ति जीतने के बाद पार्लियामेंट में चला जाता है। उसको हम बोल देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वह व्यक्ति जीतने के बाद दिल्ली पार्लियामेंट में चला जाता है, लोकसभा में। सो आप ये फोटो देख सकते हैं विक्ट्री साइन के साथ। जब ये एमपीज इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जाके पार्लियामेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसको पहुंच सके उसके लिए डिमांड रखते हैं और देश की ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं। तो हमने समझा कि पार्लियामेंट में लोग आते कैसे हैं, ये समझना पहले ज़रूरी था उसके फंक्शंस को समझने से पहले। फंक्शंस में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी था कि ये कंट्री है, उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया। कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने इलेक्शंस कराए, जो व्यक्ति जीत गया वो जाके पार्लियामेंट में पहुँच गया। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की क्या भूमिका है, संसद की क्या भूमिका है। सो पार्लियामेंट में जो फर्स्ट फंक्शन इज टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। अब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया
वो चुनकर पार्लियामेंट में भी पहुंच गए। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे एमपीज को चुना। हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एमपीज सिलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन हरियाणा लोकसभा इलेक्शन में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और 10 एमपीज हरियाणा से जाते हैं। यूपी एक बड़ी स्टेट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा एमपीज आते हैं। पंजाब से डिफरेंट नंबर ऑफ एमपीज आते हैं। तो ये सब लोग देश के अलग अलग कोनों से आकर पार्लियामेंट में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को आपस में डिसाइड करना होता है, सब एमपीज को, कि रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट कौन होगी। रूलिंग गवर्नमेंट वही होगी जिसके पास मेजोरिटी होगी, राइट। और मेजोरिटी जो पार्टी होगी उसमें से वो लोग किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं उस पूरी रूलिंग पार्टी का लीडर बनने के लिए, और वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। सो ये मैंने आपको टॉपिक सिंपल हिंदी में समझाया। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन इंग्लिश थ्रू पीपीटी। सो as we have understood that the primary function of the parliament is to select national government. So we know that in Lok Sabha there are 545 members, right? And out of them 543 are elected and 2 are nominated Anglo-Indians. So a party or a coalition with a majority in Lok Sabha forms government. So as we know there are 545 members, the majority would be 272. So more than 50% is a majority. We need a simple majority. If you have more than 50% of the members supporting you, you become the ruling party. So basically, in order to form the government in India, you need 272 members in the Lok Sabha. Therefore, to form government, you require 272 members. तो ये golden number है 272. And Prime Minister is the leader of the ruling party in Lok Sabha. So we understood that total there are 545 members. Out of them, a party or a group of party will have a majority. So, and within that party they will choose one member to be their leader, and that is called Prime Minister. And it has been seen, like it was seen in the decade of 1990 to 2000, and from 2000 to 2014, like that parties individually were not able to secure majority. So they had to come into alliances with other rival political parties to form government. And such governments in which 2 or more political parties join hands and come together to form the government, that alliance is called a coalition government. कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज एक साथ मिलकर जब सरकार बनाती हैं, तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमने इस बात को समझा कि पार्लियामेंट का मुख्य फंक्शन, पहला फंक्शन होता है कि जब आप चुन के आ जाओ तो अपने आप में से एक रूलिंग पार्टी बन जाती है। जिसके पास मेजोरिटी होगी वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी। जिसके पास 272 सीट्स होंगे वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, और उस 272 में से किसी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनना होगा। तो ये टास्क किसका होता है? पार्लियामेंट का। और ये प्राइम मिनिस्टर बाद में अपने मिनिस्टर्स को चुनता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये सब लोग एक साथ गवर्नमेंट कहलाते हैं। सो पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन प्राइम मिनिस्टर फर्दर सिलेक्ट्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स लाइक डिफेंस, कि डिफेंस का मिनिस्टर वो होगा, एजुकेशन का वो होगा। तो एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाना ये पार्लियामेंट का ही मुख्य कार्य है। तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया के 2019 इलेक्शन का रिजल्ट है। तो ये दिखा रहा है कि पूरे इंडिया में कौन सी जगह पर कौन सी पार्टी जीती है। तो आप देख सकते हैं येलो कलर थोड़ा सा जो है वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो हम देख सकते हैं मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें बीजेपी जीती। और हम जानते हैं तो बीजेपी क्या हुआ, बीजेपी पार्टी ने 2019 इलेक्शन में
3 सीट्स जीत ली थी, और उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए थी 272। तो क्लियरली उनके पास मेजोरिटी थी, तो वह बीजेपी रूलिंग पार्टी बन गई थी, और एट प्रेजेंट भी हमारी रूलिंग पार्टी है। और बीजेपी ने आपस में ही चुना श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर। सो प्राइम मिनिस्टर जो बने इंडिया के, वो नरेंद्र मोदी जी बने। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी जो कि बीजेपी है, बीजेपी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज थे, और मेजोरिटी के नंबर 272 से ज़्यादा थे। सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और समझ लीजिए कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो प्रिसाइड करता है, जो उसमें जो उसकी एक्टिविटीज़ को, डिस्कशन, डिबेट्स जो लोकसभा में होती है, उसको मॉनिटर करना, उसको ऑर्गेनाइज करवाना, वो स्पीकर देखता है। स्पीकर होता है लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। One more thing which you need to understand at the beginning, that Parliament of India is composed of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन हो सकता है। कई बार पूछ लेते हैं कि क्या वट ऑल कॉम्प्राइज of the Parliament of India, कि Parliament of India, what are all are the components of Parliament of India। तो ये तीनों मिलकर ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो राज्यसभा, जैसे अभी मैंने बताया, पार्लियामेंट का दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने के बारे में ज़्यादा नहीं है, इसमें बेसिक राज्यसभा के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी कहते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इट हैज़ 245 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड, आर्ट्स से, एकेडमिक से, सोशल साइंसेस से, स्पोर्ट्स से। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट मैरी कॉम जो बॉक्सर है, वो भी हमारी वन ऑफ द राज्यसभा एमपी है, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया है। सो ऐसे एक राज्यसभा की कॉम्पोजिशन होती है। इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बट बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो जैसे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, तो जो हमारे एमएलए को चुनने की प्रक्रिया होती है, वही एमएलए कल को आगे जाकर राज्यसभा के लिए सदस्य चुनते हैं। व्यक्ति, सिटीजन्स, पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट एमपीज फॉर द राज्यसभा, बट द एमएलएज विच वी चूज गो ऑन फर्दर टू चूज people for the Rajya Sabha. Did you understand this? Like there is an indirect way of election for the members of Rajya Sabha. We do not elect them, but our MLAs जिनको हमने अपनी स्टेट में चुना, वो आगे जाकर राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। और रोल क्या है राज्यसभा का? इट एक्ट्स एज अ वॉइस ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो राज्यों की आवाज़ सुनाई जाए, उनके इश्यूज, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स को एक राष्ट्रीय पटल पर रखना, नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाने का एक जरिया होता है राज्यसभा। अलग अलग स्टेट को अलग अलग नंबर ऑफ एमपीज एलोकेटेड होते हैं, वो वहाँ पे जाके अपने स्टेट के इश्यूज को, उनकी डिमांड्स को रखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट रोल होता है राज्यसभा का कि इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग हेस्टी डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में जैसे हमको पता है अभी बीजेपी की मेजोरिटी है, उसके पास 303 सीटें हैं, तो वो कोई भी कानून इजीली लोकसभा से तो पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा का क्या रोल होगा कि राज्यसभा उस चीज़ को दोबारा से रिव्यू करेगा, उसको, उस लॉ को दोबारा से उसके अंदर कुछ चेंजेस या ऑल्ट्रेशंस बताएगा कि आप इसके अंदर ये बदलाव ला सकते हो, ये सुझाव है हमारे। तो राज्यसभा का काम क्या होता है कि एक चेक करना, हाँ,
दोबारा से उस चीज़ को रिकंसीडर करना, ये कार्य राज्यसभा का होता है। तो ये एक अहम भूमिका है और ये प्रिवेंट करता है कोई भी डिसीजन को हेस्टिली ना लिया जाए। फर्दरमोर, जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। एट प्रेजेंट वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड, रोल को समझना था हमारा मुख्य कारण था, हम पार्लियामेंट के रोल को समझे। सो जो सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पार्लियामेंट का, वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज ranging from defense, education, health, foreign policy and government schemes. हमारे द्वारा चुने गए एमपीज जो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं अलग अलग, उनका मुख्य काम एक और ये भी होता है कि वह सवाल जवाब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से। क्यों पूछते हैं? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट से सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो वो ऑटोक्रेसी बन जाएंगे, वो डिक्टेटरशिप बन जाएंगे, राइट। वो किसी की फिर उनको अगर वो जवाबदेही ही नहीं होगी तो वो एक तानाशाह बन जाएंगे। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का कि जो गवर्नमेंट बन गई है, लाइक अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने, वो रूलिंग पार्टी है, वो लॉज लाती है, तो उनसे क्वेश्चंस करना कि सर आपकी ये लॉ में ये आपने क्यों करा, इसका किसको फ़ायदा होगा, कितना पैसा जाएगा, तो ये सब सवाल जवाब करना, ये काम होता है पार्लियामेंट का और इसमें ओपोजिशन पार्टी की अहम भूमिका होती है। एंड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट बिफोर स्पेंडिंग पब्लिक मनी एंड इन्फॉर्म इट अबाउट द सेम। तो बजट पास करने की प्रक्रिया होती है, वो आप बाद में समझेंगे। तो गवर्नमेंट को अपने जो फंड्स होते हैं, पब्लिक मनी होता है, उसको यूज़ करने के लिए भी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है, बिल पास करवाने पड़ते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हमारा गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल है। एक डेमोक्रेसी का मुख्य फीचर यही होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, और हमारे पीपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? हमारे एमपीज। सो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा क्वेश्चन आवर्स होते हैं, 0 आवर होता है। सो व्हाट इज़ अ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग devoted to questions that MP ask from ministers. I repeat, question hour is the first hour of every parliamentary sitting devoted to questions that MPs ask from ministers. And generally the timing of question hour is from 11 to 12 am. 0 hour की 12 am से 1 pm तक होती है। तो एक क्वेश्चन आवर होता है, जैसे ही हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है, स्टार्ट होता है, एक डे स्टार्ट होता है सेशन का, तो फर्स्ट आवर ही उसमें क्वेश्चन पूछते हैं एमपीज मिनिस्टर से कि इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट फार्म लॉज लेके आई है, तो फार्म लॉज लाने के लिए आपने किस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया, या इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा। या गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है कि कोविड के दौरान हम बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, जो ऑर्फन हो गए, उनको हम फैसिलिटीज़ देंगे, उनको हम एजुकेशन देंगे। तो मिनिस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अभी तक कितना पैसा दे दिया है, आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सिमिलरली जैसे कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप निकालती है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए, तो मिनिस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना पैसा दे दिया गया है, आगे आप कितने बेनिफिट पहुंचा सके। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट इन दिस क्वेश्चन आर MPs ask question from the ministers, right? Furthermore, we have to understand that there are 3 types of questions: starred questions, unstarred questions, and short notice questions. Starred questions are those questions answers to which are given orally. Unstarred are those answers to which are given in a written way.
सो दिस इज एन अनस्टर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो एमपी ने पूछा, उसका आंसर रिटर्न में दिया गया। ऐसे ही शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जो विदाउट प्रायर नोटिस पूछे जाते हैं और इनका जवाब उसी टाइम ओरली दिया जाता है। और स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ एन एमपी asking question and ministers giving reply. This is all what happens in the parliament. Moving forward, the third important role of parliament is lawmaking. Rather, it should be the most primary role. I repeat, the prime role of parliament is to make laws for the country. Therefore, it is called the supreme legislative body of country. It can bring new laws, bring amendments to existing law, as well as repeal existing law and replace them with new one. कहने का मकसद यही है कि पार्लियामेंट का मुख्य काम ही लॉ मेकिंग है, कानून बनाना ही पार्लियामेंट का, संसद का मुख्य काम है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी समझेंगे। एंड एज वी हैव सीन कि फार्म लॉज आए गए 2020 में, जिसका आजकल विरोध भी हो रहा है, गवर्नमेंट इसका सपोर्ट कर रही है। तो ये लॉ कौन लेके आया? ये संसद ही लेके आई। ट्रिपल तलाक को बैन करने का कानून कौन लेके आया? ये पार्लियामेंट, संसद में आया है। जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करना, उसको यूटी बना देना, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी, लद्दाख एक यूटी, ये किसने करा? ये पार्लियामेंट ने करा, लॉ लाया गया। तो पार्लियामेंट का मेन काम होता है कानून बनाना। सो हमने समझा का पार्लियामेंट के 3 मेजर रोल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, to select national government. Secondly, we saw the second function was to control, guide and inform the government, to ask questions from the government. And third was the law making, कि कानून बनाना, यह भी पार्लियामेंट का कार्य है, ये उसका रोल है। Now, ending the video, we have to understand one more important thing, that who are the people in the parliament. As we know, India is a diverse country with people from different region, religion, caste, language, race and gender living together, and our parliament represents this diversity. हमारे संसद ने कोशिश की है कि भारत के विविधता को दिखाया जाए उसकी संसद में। इन द सेंस, जितनी भी भारत की विविधताएं हैं वह अपनी जगह पाए हमारे भारत के संसद के अंदर। In order to ensure that scheduled caste and scheduled tribe people are adequately represented, there is a provision of reservation of seats for them in the parliament. भारत के संविधान ने और भारत के संविधान के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्तियों को सही से उनका जगह मिले एक आज़ाद भारत में, इसके लिए उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। बिकॉज रीज़न क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ये आदिवासी लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करने का पार्लियामेंट में? रीज़न वॉज दिस बिकॉज दीज पीपल वर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड। इनको सदियों से इनके अधिकारों से वंचित रखा गया। इनके पास इतने मनी नहीं होता है, इनके पास इतना कनेक्शंस नहीं होते। तो ऐसा माना गया था कि अगर हम इनके लिए सीट्स रिजर्व नहीं रखेंगे तो यह अपनी बात कभी सामने रख ही नहीं पाएंगे और इनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स सिर्फ यही अच्छे से समझ सकते हैं। इस बात को मानते हुए हमने हमारे पार्लियामेंट के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करी। ऐसे ही पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व करने की जो चर्चा है वह नई नहीं है, यह भी काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। एक डिमांड रखी गई है कि वुमेन्स को भी पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन दी जाए। आप जानते होंगे कि वुमेन्स को लोकल लेवल गवर्नमेंट में, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में 33% रिजर्वेशन है। तो सिमिलर डिमांड कि आप पार्लियामेंट में भी दो, आप पार्लियामेंट में भी वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दो। पर अगर उनका रोल बढ़ेगा, उससे ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट होगी बल्कि देश के डेवलपमेंट के लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हैं कि डिमांड्स हैव बीन रेज्ड टू हैव सिमिलर रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन द पार्लियामेंट, बट सच अ लॉ हैज़ नॉट बीन पास्ड टिल डेट। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है।
कि वुमेंस के लिए पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन होगी, बस डिमांड रेज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के द्वारा। अब देख सकते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में ही जो 2 साल पहले हुए थे, जस्ट 14% ऑफ द वुमेन्स वर चोजन एज MPs। ये 14% वुमेन ही MPs बन पाई थी। तो एक देश में जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% मैन है, 50% वुमेन है, लेकिन जब बात आती है पार्लियामेंट में जाने की, देश के लिए मुख्य डिसीजन लेने की, डिफेंस के बारे में, तो सिर्फ 14% वुमेन ही हमारे पार्लियामेंट में मिलती हैं। तो उसका कारण क्या है कि आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ एक चीज़ें हैं कि जिनको बदला जा सकता है, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसको एज अपॉर्चुनिटी देखें कि हम धीरे धीरे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं और 33% रिजर्वेशन वाला बिल एज सुन एज पॉसिबल उसको पास किया जाए। The more representative we become, more successful we can become as a nation. So with this, we have covered the entire topic. This was part 2. Part 1 is already available on my YouTube channel. Thank you for being a, a listener. Thank you for listening till the last. Thank you for being a patient listener. And finally, do like, share and subscribe if you liked my video. Thank you so much.